हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो कैसा हाल है और कल का वीडियो आपने देखा या नहीं। ओके, तो देखो कल मैंने क्या करवाया था आपको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग गाइडलाइंस जो वाला चैप्टर है, अजम्पशंस वाला वो चैप्टर करवाया था। जो स्टेट बोर्ड यानी गुजरात स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपका चैप्टर नंबर है 6 पार्ट 2, कन्वेंशन, अजम्पशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम कर चुके थे, 7 कर चुके हैं और 8 आज हम फुल डिस्क्लोजर से चालू करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और इससे पहले वाले प्रिंसिपल्स आप सीखना चाहते हैं तो आप जाइए पार्ट 1 पर, और अभी हम करेंगे फुल डिस्क्लोजर से आगे वाले पार्ट 2 में। तो हमारे कितने प्रिंसिपल्स हो चुके हैं? हमारे 6 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं और 7 से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखना और फिर यहाँ जाना, क्योंकि बीच बीच में कई टॉपिक ऐसे होंगे जब मैं बोलूंगी जब मैंने ये वाला समझाया था तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको लेंथी चैप्टर है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी थियोरी लिख रखी है, आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं समझा रही हूँ यू कैन राइट दैट ओनली इन योर ओन लैंग्वेज, एज वेल एज मैं आपको बुक में अंडरलाइन भी करवा रही हूँ कि इतना ही आपको पढ़ना है। तो वो पढ़कर भी आपको पता चल जाएगा कि मैम ने क्या समझाया था, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट चलते हैं इस चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 वीडियो में। तो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये 6 चैप्टर है। अगर आप गुजरात स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो 6 चैप्टर है, और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो बच्चों आप ये चैप्टर गुजरात स्टेट बोर्ड की बुक से ही डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और वहां से पढ़ लीजिए। तो आपको क्या रहेगा, ये चैप्टर थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बहुत सिंपल दे रखे, तो यू कैन, वैसे भी जो आपकी बुक है टीएस ग्रीवाल उसमें थोड़ा लेंदी वगैरह दे रखा है, तो यहाँ से आपको पढ़ना भी इजी रहेगा। और एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हो तब तो महा डिफिकल्ट है पढ़ना, तो बेटर है ये जो थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी टॉपिक्स जो बचते हैं आपके वो आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। यहाँ पे थे हम, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। चलो देखो मैं आपको समझाती जा रही हूँ, तो जो सीबीएसई के बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वो तो सुनकर भी लिख सकते हैं, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे मेरे को देख रहे हैं तो आप अपनी बुक से सुनते जाओ और फिर अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, और बुक में जितना मार्क करा रही हो उतना भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन which influence the decision of the users of financial statement। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने कल पार्ट 1 वाले वीडियो में भी बताया था। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होता है? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, वहां हमने डिटेल में बात की थी, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर, इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग हो सकते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है या उनके ऊपर कोई इफेक्ट डालता है, दैट ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है। और आपको कंपनीज एक्ट का 129 फर्स्ट में ये के हिसाब से भी आप उनमें लिखा हुआ है, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द financial users। ओके, तो हम यहाँ पढ़ते हैं। चलो, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रेफर टू डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बाय सम अदर। तो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलो या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर ऑल, देखो क्या लिखा है, मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियलिटी भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल मतलब वो इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, जो यूजर्स, अब इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा? जो यूजर्स के डिसीजंस को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, यानी उनको पता होता उस मैसेज के बारे में या उस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो शायद वो ऐसा डिसीजन नहीं लेते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल मटेरियल, ये वर्ड ऐसे ही याद रखना है आपको, मटेरियल वर्ड, इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? मटेरियल इंफॉर्मेशन आर दोज इंफॉर्मेशन विच इनेबल the user of the financial statement to take informed
economic decision, it is necessary to disclose all the relevant information to the financial statement. तो ये आपके कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी नेसेसरी है कि ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स उसको बुक्स में दिखाना जरूरी है. नो मटेरियल इंफॉर्मेशन अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑन द जनरल इन्वेस्टर शुड रिमेन अनडिस्क्लोज और कंसील, यानी आपको छुपानी नहीं है और दिखानी नहीं है. तो नो मटेरियल इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट करती है वो आप छुपा नहीं सकते हो, कंसील नहीं कर सकते हो, दबा के नहीं रख सकते हो. तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के इंटरेस्ट को या जनरल इंफॉर्मेशन जो जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है वो सब आपको बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखानी पड़ेगी. ठीक है, बस इतना याद करने की जरूरत है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप इसको नहीं, नेक्स्ट नहीं, इसके एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल के लिए आप यहां से बोलिए चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. इफ अगर मैंने क्या बोला था कि जो देखो हमने कंसिस्टेंसी में पढ़ा था कि अगर आप कोई मेथड, कोई प्रिंसिपल, कोई गाइडलाइन जहां अजम्पशंस लेनी है वो जब उसमें वेरियस ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं और आपने कोई ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है जैसे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन तो आपने WDV सेलेक्ट किया तो उसमें आपको लॉन्गर पीरियड के लिए क्या मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. उन मेथड्स के लिए क्या मेंटेन करनी है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. लेकिन याद करो मैंने वहां पे भी आपको ये बताया था कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं बदल सकते. आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है पर 10 साल बाद आपको लगता है यार मैं बिल्डिंग पे SLM लगा रहा था पर स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ करेक्ट मेथड, मेरे को WDV लगाना चाहिए. तो आप बदल सकते हो पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि फॉर विच रीजन यू हैव चेंज योर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो अगर चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड इट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज इन ऑल्सो अफेक्ट द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, hence it should have a impact on the users of financial management, decisions of financial management. तो उसको दिखाना जरूरी है. तो based on the full disclosure this should be disclosed in the financial statement. बस इतना लिखना. Change in the method of depreciation is a material information as it affects the profit and loss of the enterprise and also affect the book value of fixed asset. Hence, based on the full disclosure concept, this should be disclosed in the financial statement. तो एक ही एग्जाम्पल बहुत है, जो भी अंडरलाइन किया है उतना ही लिख लेना. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अभी ऊपर आपके फुल डिस्क्लोजर में एक वर्ड आया मटेरियल इंफॉर्मेशन. तो आप पूछोगे मैम कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें कहीं पर मटेरियल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि मटेरियल कॉन्सेप्ट मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशन आप किसको मांगो. तो बच्चों ध्यान से सुनना, मटेरियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन उन्होंने कहीं पे भी नहीं दी है. उन्होंने क्या बोला, material information depends upon the nature of the business, size of the business, type of the business, industry, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है. तो मटेरियल इंफॉर्मेशन आपके लिए कौन सी है ये आपके बिजनेस के वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती. आपको अपने हिसाब से एज्यूम मतलब आपको अपने हिसाब से सोचना है कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट. ओके, तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट भी किसके ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड होता है. तो दिस कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. अब and according to full disclosure concept all material information should be disclosed in the financial statement. ये हमने देखा. materiality depends on the relevance and reliability, यानी जो मैसेज आप बताना है या नहीं बताना है ये सोच रहे हो कि वो मटेरियल है या नहीं है मटेरियल है, वो किस पे डिपेंड होता है, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. कि जो इंफॉर्मेशन आपको बतानी है या नहीं बतानी, वो मटेरियल है या नहीं है, ये किस बेसिस पर डिसाइड होगा, उसके रेलिवेंस और रिलायबिलिटी पर. ये वर्ड याद रखना है. इंफॉर्मेशन का शुड बी कंसीडर्ड
information will be considered material only when the same is relevant and significant यानी important। information तभी material मानी जाएगी जब वो क्या हो, relevant यानी काम की हो, and significant यानी important हो। तो उस information को क्या मान लेना, material information। और material information है, materiality concept पे आ रहा है, तो it should be disclosed in your book of accounts। okay, ये रहा देखो, according to this concept, the information should be in detail shown in detail in financial statement only when the same is useful for the user of such इंफॉर्मेशन। यानी मैंने अभी बोला ना, जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उनके लिए जो मैसेज इंपॉर्टेंट है, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल द इंफॉर्मेशन जो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती थी, दैट ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ओके, इतना ही लिखना है आपको, अब एग्जाम्पल की इसमें जरूरत नहीं है। चलो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो देखो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपके जो एंटिसिपेटेड यानी जो फ्यूचर में आपको लग रही है कि ये इनकम मेरी फ्यूचर में होगी, जैसे मेरा ट्यूशन क्लासेस का बिजनेस है, तो मैं सोचूं यार ये 4 बच्चे तो डेफिनेटली मेरे ही आने वाले हैं, ये बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख चुके हैं, जानते हैं मुझे, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स को जानते हैं और जानते हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई की जाती है, तो ये बच्चे तो डेफिनेटली मेरे ही क्लासेस में आने वाले हैं। अब मैं ये अज्यूम करके उसको अभी ही इनकम बना लूं, या बच्चों ने मुझसे कमेंट में बोला मैम आपका क्लासेस कहाँ है, प्लीज प्रोवाइड मी योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स बिकॉज आई एम सर्चिंग फॉर अ 12th स्टैंडर्ड क्लासेस। अब मैंने उस मैसेज के बेसिस पे ये एज्यूम कर लिया कि ये 4 बच्चे तो मेरे ही होंगे, और मानो एक बच्चे की फीस अगर मैं 30,000 लेती हूं तो 3 4 12, तो 1,20,000 की इनकम मान के बुक में लिख लूं। क्या ये सही है? नो मैम, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो क्या बोल रहा है, एंटिसिपेटेड, ये वर्ड याद रख लो, एंटिसिपेटेड जो इनकम होती है उसको आप यानी फ्यूचर की जो इनकम है जो आपको लग रहा है फ्यूचर में होगी, उस जब तक वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो जाती, क्या नहीं हो जाती, रिकॉग्नाइज वर्ड आपने पहले भी पढ़ा था। रिकॉग्नाइज मतलब यानी आपने सर्विस दे दी है, अब बच्चा चाहे रिसीव नॉट, मैं से नहीं बोल रही रिसीव्ड हो जाती, वो सेकेंडरी मैटर है, पर वो बच्चा मेरे यहाँ आ गया, एडमिशन ले लिया, मैंने उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर से पढ़ा रही हूँ, 1.5 साल पढ़ा भी दिया, मतलब 6 महीने 4 महीने पढ़ा भी दिया, तो अब वो इनकम कंफर्म हो गई है, तो मैं उसको मंथली बेसिस पे अगर इनकम रिकॉर्ड करना चाहती हूँ या क्वार्टरली बेसिस पे वो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ मैसेज के बेसिस पे नहीं कर सकती। तो ये क्या बोल रहा है, देखो आपको यहां से पढ़ना है ये वाला। According to this concept of prudence, an accountant does not take into account anticipated gain and profit। लेकिन बट ध्यान से वर्ड देखना, लेकिन इनकम के लिए तो ये बोला कि जब तक रिकॉग्नाइज नहीं हो जाए तब तक यू कांट रिकॉर्डेड, लेकिन खर्चों के लिए क्या बोला, खर्चों का आभास हो जाए, आभास कौन है बाद में बताऊंगी, खर्चों का अगर आपको आभास भी हो जाए कि यार ये काम कर रहे हैं तो ये खर्चा तो आएगा ही आएगा, फिर वो आए या नहीं आए दैट इज सेकेंडरी मैटर, तो उसके लिए इंतजाम पहले कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है, बट प्रोवाइडेड ऑल द एंटिसिपेटेड लॉस, यानी जो एंटिसिपेटेड फ्यूचर में आने वाले लॉसेस है, जैसे किसी ने बोला भूकंप आ सकता है, तो आप वेट करोगे क्या, आने दो भाई भूकंप को, कौन है भूकंप दरवाजा बजा के आएगा तो हम सामान हटा लेंगे, नहीं, हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी अरे भूकंप आने वाला, पहले सामान हटाओ घर का, उधर ले जाओ, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, फिर आए या नहीं आए, तो हम प्रोटेक्शन पहले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक्सपेंस के लिए एंटिसिपेटेड लॉसेस को भी बुक कर लेना, लेकिन इनकम के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, गेन के लिए जब तक वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो जाए
दे शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स। बस इतना बोला, ठीक है, अंडरस्टूड। तो देखो ये दो लाइन याद रख लो, ठीक है, वो लिखा है फिर ये the two aspects of prudence can be stated under recognize revenue, इनकम की बात कर रहा है, रेवेन्यू और गेन ओनली व्हेन रीजनेबली सर्टेन, यानी फिक्स हो जाए कि वो अब आपको ही मिलेगी, यानी सर्टेनिटी हो तो रिकॉर्ड करनी है। एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस और लॉसेस एज सून एज दे आर रीजनेबली पॉसिबल, जब वो पॉसिबल हो जाए कि भाई ये खर्चा हो सकता है, आपको लगता है पॉसिबिलिटी है, चाहे 50% हो, चाहे 60% हो, चाहे 70% हो, यू कैन रिकॉर्ड इट इन योर बुक ऑफ अकाउंट्स। ओके, बस इतना पढ़ लेना। अब फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, वो भी तो खर्चा ही होता है एक तरीके से कि आने वाला, लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है? नहीं, हम 10%, 5%, कभी 2% बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो इस रिजर्व से बैड डेट की भरपाई कर ली जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्यूचर में लॉस होगा? कई बार नहीं भी हो, कई बार बहुत ज्यादा भी हो, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज मेड इन द अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, है ना। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व याद रह जाएगा, एकदम इजी, बस दो एग्जांपल याद रखने आपको। ओके, बहुत थका देते हो, पानी भी लाना भूल गई हूं मैं। चलो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अरे 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 कहां चल दिए, इधर तो आओ, जरा मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा अच्छे से। क्या अच्छा नहीं समझा रही हूँ? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो बी हैप्पी। चलो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन जो बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, दैट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट वैल्यू, एक्सक्यूज मी, वो किस पे रिकॉर्ड किए जाने चाहिए? कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। और अगर उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगी है, आपको फ्री में मिला, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं अपने किसी स्टूडेंट के शूज की दुकान पे गई, मैंने शूज खरीदा मेरे लिए। अब स्टूडेंट 2-3 साल से मेरे साथ पढ़ रहा था, तो मेरे साथ अच्छे टर्म्स हैं उसके, तो उसने बोला अरे मैम आप तो रखो ना। नहीं नहीं, पैसे नहीं। उसके पापा ने मना कर दिया, नहीं नहीं सर मैम पैसे नहीं चाहिए, आप रखो, कोई बात नहीं, आपकी दया है। तो ये क्या हुआ? क्या मैंने उसके लिए पैसे दी? ये तो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, पर बिजनेस का कोई एक्सपेंस हो तो क्या मैंने उसके लिए कोई पैसे दिए? नो। तो अगर आपने कोई पैसे नहीं दिए हैं उसके लिए, तो उसको बुक में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? According to the cost concept, transaction shall be recorded in the book of account at their monetary cost of acquisition, यानी आपने कितने में खरीदा, वो मार्केट में कितने में बिक रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने सामने कितना पैसा दिया है वह रिकॉर्ड किया जाएगा। Thus, transaction are recorded based on the amount actually involved, ठीक है। तो मैं इसका आपको एग्जाम्पल मैं ही बता देती हूं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 by giving goods of ₹7,000, ठीक है। अब फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? 10,000। पर क्या फर्नीचर को हम बुक में 10,000 पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम फर्नीचर को हमने कितने दिए सामने? 7,000। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम एंट्री कैसे करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। सो टू परचेज अकाउंट,
तो कितने से रिकॉर्ड होगा? 10,000 से नहीं, कितने से रिकॉर्ड होगा? 7,000 से, क्योंकि 10,000 की रुपए की चीज के लिए हमने सामने कितने दिए? 7,000 रुपीज दिए हैं। ऐसे ही लैंड बिल्डिंग ले लो, आपने बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख, आज तो बिल्डिंगों का भाव 5 लाख थोड़ी है, आज तो 5 करोड़ हो चुका है। तो आप उसको क्या करेंगे? 5 करोड़ पे सीधे नहीं ले जा सकते, जब तक वैल्यूएशन नहीं होता तब तक आप उसको कहीं पे दिखाओगे? बुक वैल्यू पे ही दिखाओगे। और दूसरा एग्जाम्पल ये लिख लेना, ठीक है, एक ये लिख लेना फर्स्ट और एक ये सेकंड, ये याद रह जाएगा आपको। देखो, नो अकाउंटिंग एंट्री इज मेड फॉर द फ्री सैंपल। अगर आपको कोई फ्री सैंपल में गुड्स मिले तो उसकी एंट्री आपको करनी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व। आपकी उसको खरीदने में कोई कॉस्ट लगी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इजी है। क्या होता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? यानी हर जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी कितनी इफेक्ट होती है? 2 इफेक्ट होती है। एक कौन सी? डेबिट की, और दूसरी कौन सी? क्रेडिट की। तो आपको ऐसे ही लिखना है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? दैट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव 2 फोल्ड इफेक्ट। देखो ये ना, उसको बोलेंगे 2 फोल्ड इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूल कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 फोल्ड इफेक्ट और हैज अ ड्यूल इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। फ्रॉम द एंगल ऑफ द बेनिफिट रिसीव, तो आप इसके आगे अगर इजी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 फर्स्ट इज डेबिट इफेक्ट, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, डेबिट इफेक्ट। ये कौन से एंगल से हुआ? बेनिफिट गिवन के एंगल से। किसके एंगल से हुआ? बेनिफिट गिवन के एंगल से। और क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है, नहीं तो आप इतना लिख दो, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई भी जनरल एंट्री लिख देना, परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 टू कैश अकाउंट 3,000, ठीक है। तो गुड्स आए आपके पास कितने के? तो एक तो ये बेनिफिट रिसीव्ड हुआ और ये पैसा जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये इसकी कितनी इफेक्ट हो गई? 2 इफेक्ट। तो आपको यही लिखना है, अकॉर्डिंग टू ड्यूल एवरी ट्रांजेक्शन हैव 2 फोल्ड इफेक्ट एंड हैज अ ड्यूल इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज डेबिट इफेक्ट, सेकंड वन इज क्रेडिट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000, द जनरल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट होगा और परचेज डेबिट होगा, ठीक। कोई भी एंट्री लिख दो, फर्नीचर परचेज, ओनर विड्रॉ अमाउंट, कोई भी जर्नल एंट्री का ट्रांजेक्शन लिखोगे उसकी कितनी इफेक्ट होती है? 2 इफेक्ट होती है। चलो ये इतना बहुत है, और इसमें लिख देना फिर ये फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल टू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। खत्म? कितने कॉन्सेप्ट थे? अच्छा मेरे से पूछ रहे हो। देखो कुछ रह गया क्या बीच में? यहां तक पढ़ लिया, प्रूडेंस कॉन्स्ट पढ़ दिया, डबल इफेक्ट पढ़ लिया, ये 3। अच्छा हाँ, अदर बच्चे बस 3, ठीक है, बाकी तो सब हो गए। तो चलो मैचिंग कॉन्सेप्ट विद रेवेन्यू, अदर 3 अच्छे हैं, अदर 3 भी इंपॉर्टेंट है, फटाफट पढ़ते हैं। चलो पहला है मैचिंग इफेक्ट। कहां गया? ये रहा। अदर कॉन्सेप्ट में पहला आता है मैचिंग इफेक्ट। ये तो एक एक लाइन का है, खाली मैं आपको समझा दूंगी तो भी आपको समझ में जाएगा। मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू, ये क्या बोलता है? जो भी पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस भी पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ध्यान से सुना, तो यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रेवेन्यू आप दिखा रहे हो
उससे रिलेटेड ही खर्चे दिखाओगे। अब मानो सलून का खर्चा, मेरा सलून का खर्चा हुआ 5,000 रुपए और मैंने श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के अकाउंटिंग में डेबिट साइड दिखा दिया, क्या वो अलाउड होगा? नो, दैट इज माय पर्सनल एक्सपेंस, वो यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है कि जो रेवेन्यू आप दिखाते हो तो सामने जो कॉस्ट होती है यानी जो खर्चे होते हैं वो दोनों क्या होना चाहिए? उन दोनों के बीच मैचिंग होना चाहिए, यानी जिसकी आप इनकम दिखा रहे हो उसी के आप खर्चे दिखाओगे, दोनों के बीच में मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आरव की फीस, आरव मेरा बेटा है, उसकी स्कूल की फीस जाती है, वो मैंने श्रीधर बैंक अकाउंट के चेक से दे दी, तो वो भी मेरा पर्सनल खर्चा है, वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती हूँ। तो जिसकी आप रेवेन्यू दिखा रहे हो, जिस पीरियड की, जिस बिजनेस की, उसी के खर्चे सामने आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, और जिस पीरियड के दिखा रहे हो उस पीरियड से भी मैच होने चाहिए। आपका इनकम दिखा रहे हो आप इस पीरियड की और एक्सपेंस दिखा रहे हो आने वाले साल के या प्रीवियस ईयर के, इसलिए जब मैं फाइनल अकाउंट सिखाती हूं, इधर जब मैं फाइनल अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट बता रही हूं, जब मैं फाइनल अकाउंट सिखाती हूं तब मैं आपको बार बार बोलती हूं कि आपका जो P&L अकाउंट होता है और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें सिर्फ करंट ईयर के खर्चे आते हैं, जो प्रीवियस ईयर का है और जो आने वाले साल का है उन दोनों को माइनस करके हटा दो, उन दोनों को माइनस करके हटा दो, सिर्फ करंट ईयर के खर्चे। तो यही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पे तो बेस है कि भाई जैसे मेरा बिजनेस मैंने मान लो दिवाली पे स्टार्ट किया, दिवाली थी मान लो 1/11 की, और मैंने दिवाली पे स्टार्ट किया, तो ये ईयर कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च, मानो 25 था तो 31 मार्च 26 को खत्म हो जाएगा। तो वो मैं इस पीरियड की रेवेन्यू दिखाऊंगी तो इसी पीरियड के खर्चे दिखाऊंगी, आने वाले साल के खर्चे इसके साथ नहीं दिखा सकते, आने वाले साल की इनकम नहीं। इसीलिए ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के खर्चे होते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग होता है तो आप प्लस कर देते हो एक्सपेंस है, या कुछ एडवांस होता है तो वो माइनस कर देते हो। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड should be matched with against the revenue of that particular period to ascertain the actual loss and profit। ठीक है, तभी आपका एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट पता चलेगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये तो मैं बहुत बार आपको सिखा रही हूँ, बार बार आ रहा है, ये तो हमारा अभी बोला था ना प्रूडेंस में भी कि रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड आप मतलब अजम्पशन बेसिस पे कि बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा मैम आपका क्लासेस कहाँ है, आप कहाँ पे पढ़ाती हो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो तो वी विल ऑल्सो ज्वाइन, और इस बेसिस पे मैं उसको रेवेन्यू मान के रिकॉर्ड कर लूं क्या? नहीं, वो मेरे यहाँ आ चुके हैं, 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, 2 महीने से पढ़ रहे हैं, 3 महीने से पढ़ रहे हैं और फिर अभी फीस नहीं दी है, तो मैं उसको रेवेन्यू मान सकती हूँ क्योंकि फीस तो कहीं नहीं जाएगी, वो थोड़े टाइम बाद में भी आ जाएगी। तो वो अक्रूवल, तो वो अक्रूवल बेसिस पढ़ा था। अक्रूवल और प्रूडेंस में आपने यही पढ़ा कि रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, यानी पता चल जाए, मतलब आपको कंफर्म है कि सर्टेन है कि अब वो मिलेगी ही मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न, irrespective of the fact whether cash is received during that period or not। ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था, पार्ट 1 में बताया था। सैलरी का खर्चा किसी के लिए तो इनकम है, मानो मैंने इस महीने पढ़ाया, मार्च महीने में पढ़ाया, लेकिन उसकी फीस अप्रैल में आई, तो कैश कब रिसीव्ड हुआ? अप्रैल में, तो क्या मैं उसे अप्रैल की इनकम मानूंगी, नेक्स्ट ईयर की इनकम मानूंगी? नहीं, मैंने पढ़ाया कब था उसको? मार्च में पढ़ाया था, तो मैं उसको इनकम भी कब की मानूंगी? मार्च की मानूंगी। ठीक है, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ना कि व्हेन कैश रिसीव्ड। ओके, ये सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा है। जब हमने अक्रूवल पढ़ा था तो वहां पे रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों की बात की थी, इसलिए इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट बना दिए। ठीक है, और द लास्ट but not the least, objectivity of evidences। objectivity of evidences क्या बोलता है
कि आप अकाउंटिंग जो भी कर रहे हो उसके पीछे सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव मतलब कोई बिल होना चाहिए, किस बेसिस पे आपने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, इनवॉइस होनी चाहिए। तो जब हम अपने चैप्टर 1 में अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी होगी उसमें पहला ही होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिल। तो पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एसेट खरीदी, गुड्स खरीदे, या कितनी तारीख को खरीदे, या कितने पैसे के खरीदे। तो वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस, कि आप जो भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो वो वेरीफाइएबल होना चाहिए, यानी आपके पास उसका कोई सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट क्या हो सकता है, बिल, इनवॉइस, यानी आपके पास उसका कोई इनवॉइस होना चाहिए। यानी फर्जी यानी फेक्ड एंट्रीज पास नहीं करनी है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है ये एंट्री का सपोर्टिव कहाँ है। हम सीए की लैंग्वेज में बोलते हैं सपोर्टिव्स दिखाओ। सपोर्टिव्स मतलब जैसे अगर कभी किसी की मानो हियरिंग वगैरह आती है, यानी उनके ऊपर कोई केस वगैरह चलता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई हियरिंग आई, कोई नोटिस आया कि भाई आपने ये खर्चा, मतलब मैंने मानो इस साल का कोई खर्चा 2 लाख का दिखा दिया है कि स्टेशनरी एक्सपेंस 2 लाख। आप सोचोगे यार ट्यूशन क्लास, अब आप उस जहां पे मैं रिटर्न फाइल करती हूँ उस वार्ड के ऑफिसर हो, तो आपके दिमाग में आएगा या नहीं आएगा चेक करते समय कि यार क्या ट्यूशन में इतना स्टेशनरी यूज होता होगा 2 लाख का, कैसे कैसे हो सकता है। तो आप क्या करोगे, एक नोटिस जारी करोगे और बंदे को बुलाओगे। तो या तो मैं या मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी जा सकता है, मेरा सीए भी जा सकता है और ओनर ऑफ द बिजनेस भी जा सकता है। वहां पे जाके उसने जो नोटिस निकाला है उसका आंसर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और आंसर सिर्फ बोलने से रिप्रेजेंट नहीं होगा, मेरे को उसको सपोर्टिव्स दिखाने पड़ेंगे। भाई देख 2 लाख का हमने ये 2 लाख के खर्चे यहाँ से आए, ये रे मेरे सारे बिल। वो मेरे बोलने से नहीं मानेगा, वो कैसे मानेगा, बिल देखकर मानेगा। तो ठीक है, अगर आप फेक दिखा रहे हो तो भी मतलब अब होता तो सब कुछ है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो पर हम वो बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो सीखना है तो उसके लिए अलग से आना पड़ेगा आपको मेरे पास। ठीक है, ऐसे ऑनलाइन नहीं सिखा सकती मैं ये सब। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, जितने भी ट्रांजेक्शन आप बुक में पास कर रहे हो उन सबके पीछे क्या होने चाहिए, सपोर्टिव्स होने चाहिए। और वो एक मजाक था। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस, एविडेंस होना चाहिए फॉर द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। और वो जो एविडेंस है, ऐसा नहीं कि जींस में रखा था हमने मशीन में डाल दी वो धुल गई, अब उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप ले जाके बोले यही है बिल भैया देख लो, मानेगा क्या, वो नहीं मानेगा। तो वो वेरीफाइबल होने चाहे उस कैपेसिटी में होने चाहिए कि उससे पता चल रहा है कि आपने इसके बेसिस पे ये जर्नल पास की है। ओके, सो दैट्स ऑल योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बोलो अभी आपको कोई दिक्कत हो, आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो मैं पूरे करवा चुकी हूँ, कितने 14 है। अभी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बच्चों मैंने पहले भी बोला था आपको एक बार कि मुझे 11th में एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से कैसे स्टार्ट करूं, इसलिए मैं कुछ भी बीच में से, कोई किसी ने असाइनमेंट का क्वेश्चन बोला मैंने असाइनमेंट करवा दिया, किसी ने चैप्टर बोला मैंने कोई चैप्टर करवा दिया। तो मुझे नहीं पता चल रहा कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है। जैसे 12th में तो ठीक है, 12th का तो बहुत अच्छे से चल रहा है कि गाला सॉल्यूशन करवा दिया उनको, तो उनको बहुत मदद हो रही है। और 1 शॉट वो खुद मांग रहे हैं, आप देखो 12th वालों के वीडियोस में जाके वो कमेंट में लिख रहे हैं कि मैम इसका इस चैप्टर का 1 शॉट बना दो, तो हम उन्हीं चैप्टर्स के 1 शॉट प्रोवाइड करें। तो अगर आपको भी, सुनो ध्यान से, आपको भी ये फैसिलिटी चाहिए कि आप जो बोलो वो वीडियो हम पहले बना दे, तो आप मुझे लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूं आपके अंदर घुस जाऊंगी, तो मेरे को कैसे पता चलेगा, आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। कमेंट में लिख दो कि मैम इस चैप्टर का ये वीडियो बना दो, तो हमें हेल्प हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अगर मैं आपको चैप्टर का वीडियो दूंगी तो आपको मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक और अपने 5 फ्रेंड के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको डेफिनेटली वो वीडियो मिल जाएगा। देखो बच्चों, हम बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प करने में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें पता तो चले कि
किस डायरेक्शन में हेल्प करनी है, आप हमें देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो आप प्रीवियस मेरे असाइनमेंट, कुछ बच्चों ने बोले थे कि मैम असाइनमेंट की वीडियो बना दो, 11th स्टैंडर्ड के जर्नल एंट्रीज नहीं आई, तो लेकिन मैंने देखा व्यूज ही नहीं आते, 8 से 10 व्यू। तो मेरे को इससे अच्छा लगता है, इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं 12th के साथ काम करूं, क्योंकि वो बच्चे लग के देख रहे हैं और वो बच्चे लग के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं फिर मैं उन्हीं के साथ काम करूं। लेकिन मैं 11th को पीछे नहीं छोड़ना चाहती, मेरे को 11th के साथ भी वर्कआउट करना है। इसीलिए अगर आप 5 लोगों के साथ और शेयर करोगे तो वो और किसी 5 के साथ शेयर करेंगे, और जब धीरे धीरे फैल जाएगा तो देखना, जैसे 11th का बहुत सारा कंटेंट है, ऐसे ही 12th का बहुत सारा कंटेंट है ऑनलाइन, ऐसे ही 11th का भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो डू इट वन थिंग कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए वो खाली मुझे कमेंट में लिख दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज पर योर कन्वीनियंस। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।